हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। दोस्तों, आज हम मैथ्स की क्लास 1 शुरू करेंगे, ठीक है। और उसमें भी हमें नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। मतलब संख्या पद्धति। ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले नंबर सिस्टम ही क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके पीछे ये रीज़न है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो हमें पता है हमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में हम ज़्यादा क्वेश्चन कर नहीं पाते, अटैम्प्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि टाइम कम रह जाता है। और टाइम किसकी वजह से कम रहता है? मैथ्स और रीजनिंग की वजह से, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग की वजह से टाइम कम रह जाता है, ठीक है। तो हमें उस टाइम को मैनेज करना है, ठीक है दोस्तों। और वो टाइम मैनेज कैसा होगा? वो होगा आपकी कैलकुलेशन से। जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी, उतना जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो और उतना ही टाइम आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? स्पीड, ठीक है। अब स्पीड भी मान लो, स्पीड इतनी अच्छी भी हो सकती है कि आप क्वेश्चन पेपर उठाओ ही ना, है ना, और आंसर शीट उठाई और फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी, है ना। कितनी अच्छी स्पीड है, लेकिन इस स्पीड से नंबर आ जाएगा? नंबर नहीं आ पाएगा इस स्पीड से, ठीक है। पता चला निगेटिव में पहुंच गए, किसी को बता भी नहीं सकते नंबर कितने आए। अच्छा, एक होता है एक्यूरेसी, ठीक है। अब एक्यूरेसी का मतलब है कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वो क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, है ना, वो एक्यूरेसी होती है। अब एक्यूरेसी भी इस तरह है, मान लो 50 क्वेश्चन आए, ठीक है, मतलब 200 क्वेश्चन का कोई पेपर है, उसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, ठीक है। अब 2 घंटे का टाइमिंग है उसका पेपर का। हमने करना शुरू किया और हमने 50 क्वेश्चन कर लिए टोटल, और सारे के सारे 50 के 50 क्वेश्चन सही हैं हमारे, ठीक है। लेकिन टाइम लग गया हमारा 2 घंटे, तब क्या नंबर आ जाएगा हमारा? तब भी नंबर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तब हमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा। मतलब स्पीडली क्वेश्चन करने होंगे और ठीक क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। अगर ऐसा कर पाते हो तो बहुत आसानी से आपका नंबर, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हम शुरुआत है, हम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक, तो हमें इस स्पीड को लेकर नहीं चलना है अभी, ठीक। स्पीड बाद की बात है, अभी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन होगा किस तरह, कि कोई भी मेथड हो सकता है वो, है ना, वो क्वेश्चन बस अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, वो किस तरह करना है, ठीक है, वो जो मैं समझाऊंगा, ठीक है। आपका अपना मेथड भी हो सकता है, मेरा मेथड भी हो सकता है, किसी और का मेथड भी हो सकता है, बुक का मेथड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बस आपको करना आना चाहिए क्वेश्चन। चलो, अब नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं सबसे पहले वो बता देता हूँ। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ठीक। इकाई का अंक, नंबर ऑफ यूनिट प्लेस, भाग विधि के नियम, रूल्स ऑफ डिवीजन, भिन्न, सिंपल, फ्रैक्शन, घातांक व करनी,
इंडाइसिस एंड सर्ट्स। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हम लोग को ये चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक। अब इनको पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है, देखो चैप्टर, इन चैप्टर से क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है। जनरली एक एक क्वेश्चन एक एक चैप्टर से आ जाता है, जो छः टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक। और लेकिन इनका जो यूज़ है वो हम कोई किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने के लिए करेंगे, ठीक। जैसे कि वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये सबसे ज़्यादा जो कैलकुलेशन इसकी यूज़ होगी वो होगी आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में, चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में, ठीक है। अगर ये हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा उसमें, ठीक है। और भाग विधि के नियम, रूल ऑफ डिवीजन, किसी नंबर को भाग करना होता है, फैक्टर करने होते हैं, है ना, तो उसमें हेल्पफुल होगा ये। फ्रैक्शन, भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा करनी, भाग करना, ठीक है, उनका कंपैरिजन करना, तुलना करनी। एक क्वेश्चन भी याद बनता है यहाँ से, और हम आगे कैलकुलेशन में भी ये तो करते हैं, फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना। घातांक व कड़ी में पावर वाली कैलकुलेशन आ जाती है। और सिंप्लीफिकेशन, ये तो बेस है मैथ का, है ना, जिसमें बोर्ड मास पढ़ेंगे ना, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। अब जैसे कि भाग विधि के नियम है, रूल ऑफ डिवीजन, तो इस चैप्टर में हम एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम, है ना। हमें शेषफल प्रमेय और पढ़नी है, वो शेषफल प्रमेय इस भाग विधि के नियम में ही कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक। तो अब इसको शुरू करने से पहले इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपको बस केवल यहाँ ध्यान देना है, समझना है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई क्वेश्चन अगर छूटता है तो वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हो, है ना, कोई कॉन्सेप्ट दोबारा भी समझते हो, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मैं उसके लिए और एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा या अलग से समझा दूंगा उसके लिए ये। तो अभी हमें संख्या पद्धति पढ़ने से पहले अभी हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन जनरली संख्याओं से ही बन जाता है, ठीक है। तो अभी हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, तो दोस्तों बताओ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 इस तरह, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक। इसके बाद पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर जो शुरू होते हैं, ध्यान रखना, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4, ये सब क्या है, होल नंबर है। एक क्वेश्चन जनरली सम का आ जाता है या एवरेज में आ जाता है, वो कहेगा कि पहली 10 संख्याओं का, पहली 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 0 से अगर ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा, अगर आपने 1 लिख दिया तो, ठीक है। तो कहाँ से होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। और वो खुद एग्जामिनर खुद जानकर देता है कि पूर्ण संख्या इसलिए लिखता है जिससे कि आप लोग, बहुत लोग गलती करते हैं, है ना, 0 से ना लेके 1 से ले लेते हैं। सम संख्याएं, इवन नंबर, तो इवन नंबर या सम संख्याएं क्या होती हैं। जैसे मैं आपको डेफिनेशन बोलूँगा तो आप चाहो तो डेफिनेशन नोट भी कर सकते हो, ठीक है, या अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन नंबर या सम संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं, वो सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि 2 4 6 8, ये सभी संख्याएं 2 से भाग हो रही हैं, तो ये सब क्या कहलाती हैं, ये सम संख्याएं कहलाती हैं। समझ आया। अच्छा, विषम संख्याएं, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या होता है बताइए। ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जो 2 से भाग नहीं होते, वो ऑड नंबर होते हैं, विषम संख्याएं होती हैं वो। जैसे कि 1 3 5
7 इस तरह, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 0 सम संख्या है या विषम संख्या है, ठीक है, तो दोस्तों 0 एक सम संख्या है, ठीक है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए और ऑप्शन में 0 नहीं है, तब आंसर होगा 2, ठीक। और अगर ऑप्शन में 0 भी दे रखा है, 2 भी दे रखा है, तब आंसर लगेगा 0, ठीक है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, बाद में कर लेना, ठीक है। और सभी से मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग अपना पेन और कॉपी लेकर बैठें, नोटबुक लेकर बैठें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं बनाने, ठीक है। ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने नोट कर लिए हैं और कभी कभी हम भूल गए हैं, है ना, प्रैक्टिस नहीं कर पाए और भूल गए, तो कम से कम वो देखकर वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए टाइम लगता है नोट्स बनाने में, टाइम की चिंता मत करो। अभी आप लोग स्पीड मत बनाओ, केवल सीखो, है ना, सीखना है हमें। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अब देखो, भाज्य होता है भाज्य, भाज्य का मतलब होता है भाग होना, ठीक है। और ए का अगर ए लग जाता है तो ये अपोजिट हो जाता है इसका, ए का मतलब होता है ना, ठीक है। और अगर हम इसको जोड़ें तो अभाज्य का मतलब क्या हुआ? ना भाग होना, मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से भाग नहीं होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है। 3, 5, 7 इस तरह, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, तो ठीक है। तो समझ में आया अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से भाग नहीं होती, केवल अपने आप से भाग होती हैं और 1 से भाग होती हैं, ठीक है। और 1 से तो हम कह सकते हैं 1 से तो सारी संख्या भाग हो जाएगी, ठीक। तो जो संख्याएं केवल अपने आप से भाग होती हैं वो अभाज्य कहलाती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर पूछा गया है, मतलब एक बार क्वेश्चन ये आया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2। एक बार पूछा गया है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तब भी 2 है। एक बार पूछा गया है कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, सॉरी, सबसे छोटी धनात्मक सम अभाज्य संख्या, तब भी क्या है? वो 2 है, ठीक है। और अच्छा, एक डेफिनेशन तो ये हो गई, और इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन ये है, क्यों हम ये भी तो कह सकते हैं कि एक भी तो 1 से ही डिवाइड होता है, किसी और से भाग नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि 2 है तो 2 के फैक्टर 1 × 1, 2, 2 1 से भी भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, ठीक है। 3 है तो 3 के 1 × 1, 3, 3 1 से भी भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा, ठीक। तो ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर होते हैं। आए समझ में? ठीक है। अब देखो, तो किसी को समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। उसके बाद पढ़ते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर। दोस्तों स्पेलिंग पर मत जाना, गलत हो भी सकती है, ठीक है। हमें केवल ये मैथ समझना है, केवल ना वहाँ पर फोकस करना, बाकी परेशान मत होना कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। भाज्य संख्या, भाज्य का मतलब क्या होता है? भाग होना, है ना, जैसे हमने लिखा था भाज्य का मतलब क्या होता है? भाग होना। तो ऐसी संख्याएं जो किसी और संख्या से भी भाग हो जाती हैं
वो भाज्य संख्याएं होती हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी दोस्तों 4, ठीक है। फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, इस तरह, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या क्या होती हैं? जो अपने से अलग किसी और संख्या से भी भाग हो जाए, ठीक है। अच्छा, या हम ऐसा कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, दूसरे डेफिनेशन में ऐसा बता सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं कंपोजिट नंबर होती हैं, मतलब भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि 4 है, तो 4 किस किस से भाग हो जाएगा? 4 1 से भाग हो जाएगा, 4 2 से भी भाग हो जाएगा, और 4 4 से भी भाग हो जाएगा। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए इसके, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो भाज्य संख्या, और केवल 2 फैक्टर हैं तो अभाज्य संख्या, ठीक। जैसे 6 ले लेते हैं, चलो 6 किस किस से भाग हो जाएगा? 1 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा, और 6 से भाग हो जाएगा, ठीक है। अब ये फैक्टर वाले क्वेश्चन भी पढ़ेंगे हम, उसमें पूछ लेता है कि टोटल फैक्टर कितने होंगे, है ना, अभाज्य कितने होंगे फैक्टर उसके, और सम फैक्टर कितने होंगे, विषम फैक्टर कितने होंगे, उनका सम कैसे निकालेंगे। वो पूरा एक कॉन्सेप्ट है। जब नंबर सिस्टम के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर, ठीक है। तो बताओ दोस्तों, सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो, इसको इस तरीके से तोड़ते हैं। सह का मतलब होता है 7, ए का मतलब होता है ना, भाज्य का मतलब होता है भाग होना, ठीक है। अब एक साथ जोड़ो, 7 ना भाग होना, मतलब 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का एक पेयर बना, जोड़ा बना, तो 2 संख्याओं का कोई जोड़ा किसी भी अगर एक संख्या से भाग ना हो तो उसको हम सहभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझेंगे, एक नंबर है 7, एक नंबर है 9, ठीक। तो ये जो 7 है वो 7 से भाग होता है, 7 से भाग हो जाता है, लेकिन क्या 9 7 से भाग होता है? नहीं होता है। तो 7 से ये दोनों संख्याएं भाग नहीं हो रही हैं, इसलिए ये क्या है? सहभाज्य है, ठीक है। या 9 3 से भाग हो जाएगा, लेकिन 7 3 से भाग नहीं होगा, इसलिए ये सहभाज्य संख्या है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल, एक 8, एक 11, 8,11, ठीक। तो जो 8 है वो 2 से भाग हो जाएगा, लेकिन क्या 11 2 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या से भाग नहीं हो रही हैं, इसलिए ये सहभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक। और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 12 और 21, तो बताओ क्या ये सहभाज्य संख्याएं हैं? है ना, ध्यान से थोड़ा, ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? 12 3 से भाग होता है और 21 भी 3 से भाग हो जाता है, तो 3 से ये दोनों संख्याएं भाग हो रही हैं, इसलिए ये जो पेयर है ये सहभाज्य का नहीं है, ठीक है। इसको भी लिख लेना एग्जाम्पल को, और इसको इस तरीके से कट कर देना जिससे कि आपको ध्यान रहे कि ये सहभाज्य संख्याएं क्यों नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ डेफिनेशन नहीं आती है एग्जाम में, कोई हमसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि सहभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है। लेकिन हमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो जल्दी समझ में आता है, ठीक। तो इसलिए इसको लिखना जरूरी। तो समझ में आया दोस्तों सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, ठीक है।
तो बताओ दोस्तों, परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम x अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम x अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इसको हम x अपॉन वाई मतलब अंश बटे हर भी कहते हैं, ऊपर अंश और नीचे हर। ठीक है, न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर की फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, और यहाँ पर एक कंडीशन और है, जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है, जो यहाँ पर y लिखा है, y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, ऐसी संख्याएं जिनको हम x अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो डिनोमिनेटर यानी हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हुआ तब 1 अपॉन 0 वाली कंडीशन बन जाएगी, वो होती है इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइन। इसको डिफाइन यानी इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनफाइनाइट को। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि 1 2 3 4, ये सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं भाई। 1/1 2/1 3/1 4/1 लिख सकते हैं। ठीक, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/2 3/4 5/6 22/7 ... और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या हैं? सब के सब रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5.3 एक संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है? देखते हैं। 5.3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा, और क्या लिखा जाएगा नीचे? एक पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 लगाएंगे। कितना हुआ? 53/10। तो बताओ, क्या ये x अपॉन वाई की फॉर्म में लिखा है? x अपॉन वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, और जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है, वो 0 भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये संख्या कैसी हुई? ये संख्या परिमेय संख्या। आया समझ में? अच्छा, अब मैं एक नंबर लिखता हूँ 0.31 और इसके ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, फ्रैक्शन में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, बार का जोड़ना घटाना, वो सब चीज़ें, लेकिन अभी बस थोड़ा ये समझना है। अब ये लोग ये बताओ, क्या ये परिमेय संख्या है? ठीक है, अब पहले इसका मतलब समझ लो। बार का मतलब होता है, अगर हम ये बार हटाएंगे तो ये 3131 जो है ये रिपीट होगा, बार बार आएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, जितने नंबर पर बार होता है उतने नीचे 9 लिख देते हैं, तो बार भी हट जाएगा, पॉइंट भी हट जाएगा। तो बताओ, क्या ये x अपॉन वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है? तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हेलो दोस्तों, अभी हमने परिमेय संख्या तक पढ़ लिया था। ठीक है, उसमें वीडियो में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, जिस कारण वो वीडियो कट करनी पड़ी। वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, अभी हमने परिमेय संख्या को पढ़ लिया था। अगर किसी को समझ में ना आया परिमेय संख्या तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। ठीक, अब इसी के नेक्स्ट शुरू करते हैं अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बताओ, अभी हमने कल पढ़ा था, इससे पहली वीडियो में पढ़ा था अभी, कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिनको हम x अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, और इसके पहले ए लग गया है, और ए का मतलब क्या होता है? ना, मतलब ऐसी संख्याएं जिसको हम x अपॉन वाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इन अपरिमेय संख्याओं में के एग्जाम्पल जैसे कि √2, √3। ठीक, अच्छा, √4, क्या √4 अपरिमेय संख्या है? तो देखो, √4 को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 2, और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, वो रेशनल नंबर है, इसलिए √4 क्या है? परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं में ऐसे रूट आते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते। जो संख्याएं जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और जिनका निकाल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट, निकल जाता है, वो परिमेय संख्याओं में कहलाएंगी। ठीक है,
तो ये सब बहुत सारी सब संख्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। अब हमें जो मेनली डिस्कस करना है वो पाई के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि पाई में कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 22/7 22/7 ये कैसी संख्या है, तो दोस्तों ये परिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। अब अगर मैं बात करूं पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है, या 3.14। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 22/7 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय। 3.14 कैसा नंबर है, वो भी परिमेय है, ठीक है, और पाई की वैल्यू है। तो जनरली ये सोचकर पाई को परिमेय संख्या लिख दिया जाता है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो बस बच्चों आपको समझना है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। जो पाई की वैल्यू होती है बच्चों, आप लोग नेट पर सर्च करके भी देख सकते हो, पाई की जो वैल्यू होती है उसका कहीं पर एंड नहीं होता है ना, वो रिपीट भी नहीं होती है, उनकी वैल्यू रिपीट भी नहीं होती हैं, और लेकिन उनका कहीं भी एंड नहीं होता है, इसलिए पाई जो है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पाई की वैल्यू है 22/7 या 3.14, ये लगभग मान है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की, इसलिए पाई को कहाँ लिखा जाता है, इरेशनल नंबर में, यानी अपरिमेय संख्याओं में लिखा जाता है, ठीक है बच्चा। चलो, तो समझ में आया अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, ठीक। अच्छा, जैसे कि 3.147256 इस तरह अगर नंबर लिखे हुए हैं, तो बच्चा बता सकते हो क्या ये संख्याएं, ये जो संख्या बनेगी वो परिमेय बनेगी या अपरिमेय बनेगी। देखो, इसमें कहीं भी कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है, और अगर मान लो नंबर रिपीट भी होता है, जैसे 1 आ गया, 3, 7, 2, 6, 5, इस तरह नंबर रिपीट भी हुए हैं, है ना, जैसे 1 बार दोबारा से आ गया, 3 दोबारा से आ गया, 7 दोबारा से आ गया, ठीक, लेकिन कोई भी पैटर्न नहीं बना। जैसे कि 1 के बाद 4 आना था तो 1 के बाद यहाँ 3 आ गया, यहाँ 7 के बाद 2 आना था तो यहाँ 7 के बाद 2 है, लेकिन 7 के बाद 2, 2 के बाद 5 आना था तो 2 के बाद यहाँ 5 नहीं है, ठीक है, मतलब कोई पैटर्न नहीं बनता है, इसलिए ये संख्या भी किस में आएगी, अपरिमेय में आएगी, रेशनल नंबर में आएगी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, पूर्णांक, इंटीजर, ठीक है। तो बताओ इंटीजर या पूर्णांक क्या होता है। इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं, पूर्ण अंक, पूरा अंक। पूरा अंक का मतलब है कि हम काउंटिंग करनी शुरू करें, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं और हमने काउंटिंग करनी शुरू की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह ही तो काउंटिंग करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके काउंटिंग करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 1 2 3 3.5 पौने 4 4.5 5.5 ऐसे काउंटिंग तो नहीं करेंगे बच्चों की, ठीक है। तो वो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक में काउंटिंग होती है हमेशा इंटीजर में, ठीक है। तो पूर्णांकों को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह बांट सकते हैं इसको, 0, ठीक, ऋण पूर्णांक मतलब निगेटिव इंटीजर, इस तरीके से, ठीक है, निगेटिव इंटीजर। ये हो जाएगा धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो निगेटिव इंटीजर, 0, पॉजिटिव इंटीजर, ये सब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो पूर्णांक बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि निगेटिव इंटीजर मतलब -3, -2, -1, ये निगेटिव इंटीजर हो गए। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3, ठीक है। मतलब कि ये है कि हम पॉजिटिव में प्लस लिखते नहीं हैं, ना ही हम बोलते हैं। अगर हमने बोला है 3, वो पॉजिटिव 3 है ना, वो पॉजिटिव है, इंटीजर है, धन पूर्णांक है वो, अगर हमने 3 बोला है तो। निगेटिव में बोलना पड़ता है ना, अगर हमने बोला है -3 तो इसका मतलब वो निगेटिव इंटीजर। तो माइनस बोलना जरूरी होता है, लिखना भी जरूरी होता है, यहाँ पर प्लस लिखना जरूरी नहीं है और प्लस बोलना भी जरूरी नहीं है, ठीक है बच्चा। तो अब मैं आपसे पूछ लूँ, इसमें एक छोटा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को
इसमें पूछ लूँ, जैसे मैंने पूछा कि 2 और 3 में कौन सा बड़ा नंबर है, तो 2 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2 और 3 में कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 2 और 3 में नंबर बड़ा हुआ 3, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने आपसे पूछा कि -3 और -2 में नंबर कौन सा बड़ा है, तो माइनस में उल्टा होता है, ठीक है। माइनस में जो नंबर दिखने में छोटा है वो बड़ा होता है, और जो दिखने में बड़ा है वो छोटा होता है, और जो दिखने में छोटा है वो बड़ा होता है, ठीक है। इस तरह ऐसा समझ में है ना, एक कंपैरिजन सिखाएंगे जब फ्रैक्शन पढ़ाएंगे उसी में। तो बच्चा समझ में आया संख्याओं के बारे में जो हमने पढ़ाया। तो आप लोग अगर कुछ भी कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें समझ में ना आया हो, संख्याओं का कोई भी डेफिनेशन आपको लिखनी हो, ना समझ में आई हो, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैं उसको दोबारा से अगली क्लास लेने से पहले मैं उसे पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। ठीक है, अब इसमें पहला जो चैप्टर हमने पढ़ाया था है ना, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जो मैंने आपको बताया था 6 चैप्टर लिखाए थे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। पहला टॉपिक है हमारा वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट। ठीक है, अब देखो बेटा, अब मैं आप सब लोगों को बताऊं, बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर सबसे अच्छी बुक कौन सी है ना, कि कौन सी बुक है जो सबसे अच्छी है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, आप कितनी भी बुक क्यों ना पढ़ लें, आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिल सकते है ना उन बुक से। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपको 1-2 क्वेश्चन आपके करे हुए मिल गए, आपने बहुत प्रैक्टिस की तब, ठीक है। तो बुक सारी अच्छी हैं, किसी को बुरा नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और मेरा तो कहना ये है, मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग शुरुआत करते हो मैथ्स पढ़ने की, तो सबसे पहले 2 बेसिक बुक हैं, आर एस अग्रवाल और एस डी यादव। सबसे पहले आप एस डी यादव से, जो चैप्टर मैं कराऊंगा, सबसे पहले एस डी यादव से पढ़ो। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए पूरा, तब वही चैप्टर आप एस डी यादव से पढ़ो, ठीक है। इनसे क्या होगा, आपका बेस क्लियर हो जाएगा, और जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तब आप कोई भी बुक उठा सकते हो, कोई भी बुक पढ़ सकते हो ना, सारी बुक अच्छी हैं, ठीक है। बस ये है कि इनमें इतने ज़्यादा इनमें लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं कि एक चैप्टर को अगर हम पढ़ेंगे, वर्ग वर्गमूल उठाया हमने, तो पता चला एस डी यादव में 60-70 क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल में 20-25 क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिटेड है, कर सकते हो। बाकी और बुक हैं ना, बहुत मोटी मोटी बुक हैं, उनमें एक चैप्टर में 150, 200, 300, 350 तक क्वेश्चन है ना। तो वो बुरी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है आपके हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन शुरुआत में जब हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसमें क्या करो, आप पहले ये 2 बुक लेके चलो। बाकी जो बुक आपके पास है उसी से करो। ऐसा भी नहीं है मैं कह रहा हूँ आपसे कि खरीदो, उसी से करो। और आजकल तो खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, और इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक है। तो बताओ वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है किसी भी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई वर्ग कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना सबको, सब बच्चों के लिए होमवर्क है कल के लिए, कि आपको एक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको बच्चों 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक। और पहाड़ याद करने हैं, ठीक है बेटा। टेबल्स याद करने हैं, वो भी आपको 20 तक याद करने हैं, ठीक। अभी बहुत बच्चों के पहाड़े 20 तक याद नहीं होंगे, 10-15 तक नॉर्मली याद होंगे, फिर भी ना दिक्कत आती है 15 से 20 तक में, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। हमें बहुत छोटा सा इतना सा टाइम बचा के चलना है, समझ गए। ये इतना सा टाइम इतना हो जाएगा, है ना। मैं बताता हूँ, चलो अच्छा आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन का कोई एग्ज़ाम है आपका, ठीक। अब सोचो अगर आपने इसमें हर क्वेश्चन में 1-1 सेकंड बचाया, तो 1 सेकंड बहुत मामूली सी चीज़ है,
1 सेकंड में हम होता है, अगर मान लो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कर्सर घुमाने में 1 सेकंड से ज़्यादा निकल जाता है, ठीक है। और ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पेपर से OMR सीट तक आने में भी 1 सेकंड से ज़्यादा खर्च हो जाता है, ठीक है। तो बहुत मामूली सा टाइम है, लेकिन सोचो अगर हमने एक क्वेश्चन में 1 सेकंड बचाया ना, 200 क्वेश्चन में कितने सेकंड बच गए? 200 सेकंड बच गए, है ना। 200 को अगर हम 60 से भाग कर देंगे तो बच्चा क्या बन जाएगा? मिनट बन जाएंगे, ठीक। तो 6 × 18, ठीक है, 3 मिनट से ज़्यादा टाइम बच जाएगा, ठीक। अब सोचो 3 मिनट में आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो? हम जनरली हिसाब लेके चलते हैं 1 मिनट 1 क्वेश्चन, ठीक। तो सोचो 3 मिनट में कितने क्वेश्चन कर सकते हो? 3 मिनट में कितने क्वेश्चन कर सकते हो? 3 क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चन करने का मतलब है आपके नंबर 3 इंक्रीज हो गए, और 3 नंबर इंक्रीज होने का मतलब है जब आप मेरिट देखते हो तो पॉइंट में भी बच्चे रह जाते हैं ना। एक नंबर बहुत ज़्यादा बहुत कीमती है, ठीक है। तो इसलिए ये 1 सेकंड का फ़र्क था, समझ लो। 2 सेकंड का मतलब 6 मिनट से ज़्यादा बच जाएंगे, ठीक। तो बहुत कीमती है, और वो टाइम तभी बचता है जब आप ये छोटी छोटी कैलकुलेशन को अच्छे से कर सकते हैं, है ना। बाकी मैं आपसे कहने लगूँ बच्चों की शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, आप ट्रिक से पढ़ो मैथ, ठीक है। ट्रिक से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि इतनी ट्रिक हम कहाँ याद रख सकते हैं? पेपर में और भी तो सब्जेक्ट आने हैं, ठीक है। इसलिए चलो उसको ध्यान मत दो, वो हम लेके चलेंगे। ट्रिकी भी पढ़ेंगे, बेसिक भी पढ़ेंगे, दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। जो आप लोगों को जैसा समझ में आएगा ना वैसे क्वेश्चन करने, उसी मेथड को रखना आप। तो बस ये ज़्यादा ज़रूरी है, इनको आप ज़रूर ध्यान कर लेना ना। अभी स्क्वायर हम 20 से 40 तक करवाएंगे, है ना, लेकिन अभी दिमाग पे ज़्यादा जोर देना ठीक नहीं है ना, एकदम से बहुत लोड पड़ जाएगा। और लोड तो वैसे ही बहुत है मोबाइल का आजकल, है ना। 1.5 GB खर्च करना होता है डेली का, वो भी तो एक लोड ही है, ठीक है। चलो, स्क्वायर मतलब जैसे 6 का स्क्वायर तो मतलब है 6 × 6 मतलब 36, ठीक है। इस तरह आपको याद होने चाहिए। चलो बच्चा, हमने मान लिया आपको 20 तक स्क्वायर याद है, ठीक। अब 20 से बड़ा कोई नंबर आ जाए, ठीक है, तब क्या करेंगे, ठीक। तो मैं आपको मेथड बताता हूँ, वो यूनिवर्सल मेथड होगा, ठीक है। मतलब ज़्यादातर जो नंबर आएंगे उसमें वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मैं आपको ऐसे लिमिट नहीं बता रहा हूँ कि इतने से इतने तक याद रखना है, बस केवल वो सभी में अप्लाई होगा, ठीक है। आप लोगों को समझना है बस। जैसे एक नंबर है 27 लिखा हुआ है, 27 का स्क्वायर करना है, ठीक। तो बच्चा एक मेथड तो है कि 27 × 27 मल्टीप्लाई कर दो, कि 7 × 7 = 49, 9 × 4 = 7 × 2 = 14, 4 = 18, फिर 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4 और 1 = 5, प्लस कर दो 9, 8 × 4 = 12, 5 और 2 7। तो 27 का स्क्वायर कितना आया? 729, ठीक। ये मेथड है, ऐसे करते हुए चले आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऐसा नहीं है बच्चा कि अगर आपने मेथड, आपने ट्रिक नहीं सीखी है, आपको बेसिक आता है तो आप एग्ज़ाम में फ़ाइट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एग्ज़ाम में फ़ाइट कर सकते हैं, है ना। कुछ बच्चे इस कैलकुलेशन को इतना तेज़ कर सकते हैं कि आप ट्रिक से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है बस केवल। तो चलो, मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना परेशान मत होना बिल्कुल भी, वो भी ठीक है, ठीक। चलो, ये आ जाएगा समझ में, बहुत आसान है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। सबसे पहले इस तरह स्क्वायर निकालते टाइम राइट हैंड पर जो नंबर है वो हमें एक नंबर छोड़ना है, राइट हैंड पर केवल, ठीक। लेफ्ट हैंड पर कितने भी नंबर हो सकते हैं, इधर एक ही नंबर छोड़ना है। अब इधर एक नंबर है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49। इधर 2 है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब एक नंबर छोड़ देंगे। अब एक नंबर छोड़ने के बाद क्या करेंगे, फिर जो भी ये नंबर हैं इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। 2 × 7 कितना हुआ? 14, ठीक। अब ये जो 14 आया है, जो भी, इसकी 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 × 2 28, और इस 28 को इधर लिखेंगे एक नंबर छोड़कर, ठीक। एक नंबर छोड़कर लिखा 28, और इसको हमने कर दिया प्लस 9, 4 8 12, 4 2 6 और 1 7। तो आया बच्चों समझ में? अभी तो ऐसा लग रहा होगा कि इससे तो वही सही था, मल्टीप्लाई कर लेते वही ठीक था, है ना। क्या ये तीर वीर चला दिए, है ना। तो
चलो बताऊंगा मैं, बहुत शॉर्ट हो जाएगा इससे भी। अभी हमें सीखना है, सीख लो बस एक बार, है ना। ये इसलिए चीज़ें लिखी हैं, इसको लिखना बस एक बार, आप पहली बार इसको नोट डाउन कर लेना कि क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन सा नंबर किस तरह आया और कैसे लिखना है। उसके बाद ये चीज़ें नहीं लिखेंगे। कर लिया नोट सब लोगों ने? चलो ठीक है। अब जैसे एक नंबर है 36 का स्क्वायर करना है, ठीक है। सबसे पहले राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ देंगे, ठीक है। राइट हैंड पर नंबर है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, यह है 3 का स्क्वायर 9। फिर एक नंबर छोड़ेंगे, अब हमें वो नहीं लिखना है, ठीक है, अब समझना है बस केवल। 3 × 6, 3 × 6 18, और 18 × 2 18 दूनी 36, एक नंबर छोड़कर 36 लिखेंगे और जोड़ देंगे। 6 6 3 9 9 3 12, 1296 किसका स्क्वायर हुआ? 36 का, ठीक है। आया दोस्तों समझ में? चलो कोशिश करते हैं, अभी कोशिश करो, अभी जिसने ये मेथड नहीं पता था, ठीक है, तो इसको अप्लाई करना ठीक है। ये बहुत आसान लगेगा आप लोगों को, बहुत जल्दी कर सकते हो इसे, और भी इससे भी जल्दी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट नंबर लेते हैं एक और, इंक्रीज ऑर्डर हम चलेंगे। जैसे एक नंबर है 47 या 48 लेते हैं, चलो 48। तो राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ना है सबसे पहले, ठीक है। अच्छा 48, तो राइट हैंड पर 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16। फिर राइट हैंड पे एक नंबर छोड़ना है, 4 × 8 32, और 32 × 2 64। अब इसको जोड़ देना, 4 6 4 10, 6 6 12 और 1 13, 2, कितना हुआ? 2304। आया बच्चा समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। एक नंबर ले लिया 54, ठीक। राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ना है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, एक नंबर छोड़ देंगे। 5 चौक 20, और 20 × 2 40, एक नंबर छोड़कर 40 लिखो और फिर जोड़ो। 6 1 5 चौक 5 और 4 9, 2916। ये समझ में आ रहा है 40 कैसा आया, है ना? देखो 5 × 4 20, और 20 × 2 40, है ना। वैसे ही यहाँ देखो 4 × 8 32, 32 × 2 64, ठीक है बच्चा। $65 नंबर लिखते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, तो राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ना है, ठीक है। अब इससे अगला जो क्वेश्चन होगा, इसको समझाने के बाद फिर आप लोग करेंगे। सबसे जल्दी बताना, सबसे जल्दी कौन करेगा, ठीक है, कमेंट कर देना एकदम से। 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक। 6 है, 6 का स्क्वायर 36, ठीक। फिर एक नंबर छोड़ देंगे, 6 × 5, 6 × 5 कितना हुआ? 30, और 30 × 2 कितना हुआ? 60, ठीक है। अब इसको एक नंबर छोड़कर लिखेंगे और फिर प्लस कर देंगे, जोड़ लो बस। 5 2 6 और 6 12, 3 और 1 4, 4225, ये 65 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। आया समझ में? अच्छा चलो ठीक है, समझ में आया तो आप लोग सबसे जल्दी करना कौन करेगा, बहुत टाइम हो गया सीखते सीखते। 89 का स्क्वायर करो, बताओ सबसे जल्दी कौन बताएगा? हाँ बच्चों, आया आंसर? चलो देखते हैं। राइट हैंड पर एक नंबर 9 का स्क्वायर 81,
8 का स्क्वायर 64, ठीक। एक नंबर छोड़ देंगे, 8 गुणा 9 72, 72 गुणा 2 144, एक नंबर छोड़कर 144 लिखेंगे और फिर जोड़ देंगे। 144 समझ में आया? 8 गुणा 9 72, 72 गुणा 2 144। हमें इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन तीनों की। वो किसी भी तरह कर सकते हो आप लोग, ऐसा कर लो 2 गुणा 9 18 और 18 8 144, या ऐसा कर लो 8 गुणा 2 16, 16 9 144, जोड़ दो 1 8 4 12, 4 4 8 और 1 9, 6 1 7, 792, ये 89 का स्क्वायर है। ऐसा समझ में सब लोगों? ये बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन हाँ ऐसा मत करना कि अब तो आपने मेथड ये सीख लिया, ठीक है, 8-10 दिन बाद फिर अपना वही मल्टीप्लाई पे आ गए, है ना। ऐसा मत करना, जो मेथड सीखा है उसी को अप्लाई करना। भले ही आपको वहाँ पर अगर आप भूल गए हो तो एक बार इसको देख लो, है ना। घर पे जब आप क्वेश्चन करते हो तो वहाँ टाइम के बारे में सोचा करो कि टाइम खर्च होगा, है ना, इतना टाइम खर्च हो गया। टाइम नहीं देखना है, आपको सीखना है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो मेथड अगर आप ये सीख रहे हो तो यही अप्लाई करना, है ना। फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर आप कोई और मेथड से करते हो, या चलो जो भी मेथड हो आप करना उसी मेथड से। नाइन्टी 96 का करो, चलो सब लोग बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? ठीक है चलो देखते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 9 गुणा 6 54, 54 गुणा 2 कितना हुआ 108, 6 1 2 9, 9216। आया समझ में? कर सकते हैं सब लोग फिर? ठीक है चलो अब देखते हैं सबसे जल्दी कौन बताएगा। ठीक है, सबसे जल्दी बताना है, ठीक है। सबसे जल्दी 82 का स्क्वायर बताओ, कौन बताएगा? एकदम फटाफट बताओ जल्दी से, इतनी देर नहीं लगानी है, जल्दी से बताओ। आ गया आंसर? देखो गलत तो नहीं आया। देखो ज़्यादातर लोगों ने गलती की होगी, मैं समझाता हूँ गलती क्या हुई है। 2 का स्क्वायर 4, देखो 0 का स्क्वायर 00, 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09। ठीक है, आपको 3 तक याद रखना है और ये ध्यान रखना है जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो हमेशा 2 अंकों में आता है, 2 अंकों में लिखा जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर 1 अंक था उससे पहले 0 लगाकर उसको 2 अंक बना दिया गया। ठीक, तो स्क्वायर कितने अंक में लिखा जाता है? 2 अंकों में लिखा जाता है, इसलिए 3 तक। उसके बाद तो 2 नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 2 का स्क्वायर 0 4। ठीक, अच्छा 8 का स्क्वायर 64, अब वही मेथड है। ठीक, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 2 32, एक नंबर छोड़ो और 32 लिखो, फिर ऐड कर दो 4 2 7 6। बताओ आया सब लोगों को समझ में? चलो देखते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। एक और बताना, चलो आपको 51 का स्क्वायर बताओ, चलो जल्दी से कौन बताएगा? अब तो कर सकते हैं। आया आंसर? चलो देखते हैं। 1 का स्क्वायर 01, 5 का स्क्वायर 25, 5 × 5 5 दूनी 10, एक नंबर छोड़कर 10 लिखो, फिर जोड़ दो 2601 2601। तो बता सकते हैं? अच्छा हाँ देखो, जैसे कि मान लो ये होता, जैसे ये नंबर है, ये 28 होता, ठीक है, और 28 का स्क्वायर कर रहे होते, तो एक नंबर तो छोड़ना ही है। तो 8 का स्क्वायर 64। अब हमने पहले जो कराए थे नंबर,
उसमें हमने 2 का स्क्वायर 0,4 नहीं लिखा था, ठीक। तो इधर लेफ्ट हैंड पर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट हैंड पर लिखना जरूरी होता है ना। इधर लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 का स्क्वायर 0,4, ठीक। 1 नंबर छोड़ो, 2 गुणा 8 16, 16 गुणा 2 32, 1 नंबर छोड़ो, 32 लिखो, फिर जोड़ दो, 4 6 2 8 4 784। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इधर जीरो लिखने का। इधर लेफ्ट हैंड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राइट हैंड पर ज़रूरी है, ठीक है बच्चा, वो लिखना ज़रूरी है, वो नहीं लिखोगे तो गलत हो जाए। कर सकते हैं सब लोग? चलो फिर आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं फिर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में, अभी देखो अभी हमने जितने भी स्क्वायर किए हैं वो 2 डिजिट के किए हैं, 2 अंकों के किए हैं, ठीक। कल मैं आपको 3 अंकों वाले सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले 20 तक, कम से कम 20 तक स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ना। वो साथ साथ करते चलो, साथ साथ थोड़ा थोड़ा वर्क करोगे तो वो बहुत सारा हो जाएगा एक साथ, ठीक है। और अगर आप सोचोगे एक सप्ताह का एक ही दिन कर लेंगे सारा का सारा, तो बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी कुछ आप लोगों को समझ में ना आया हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। बाकी कोशिश करें कि जो चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, और वरना आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो किसी भी चैप्टर का, ठीक है उसका। लेकिन हाँ, जो भी चैप्टर का आप किसी भी चैप्टर का कोई भी प्रैक्टिस सेट का कोई भी क्वेश्चन सेंड करते हो तो ध्यान रखना बच्चों, अगर उसमें इंग्लिश भी हो उसकी तो ज़्यादा सूटेबल है, ठीक। उसका प्रॉपर फ़ोटो खींचकर आंसर का, सॉरी ऑप्शन का, और हिंदी और इंग्लिश दोनों का वो मुझे सेंड करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन में गलती भी होती है और हम बस ये देखते रहते हैं कि क्वेश्चन हिंदी का सही है, हिंदी का सही है, बाकी इंग्लिश में सही माना जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना। थैंक यू गाइस।